ही नई टेक्नोलॉजी आएगी, ओके, जैसे ही नई टेक्नोलॉजी आएगी, पुरानी टेक्नोलॉजी आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा भाई, पुरानी टेक्नोलॉजी हमारी क्या हो जाएगी, आउट ऑफ फैशन हो जाएगी। तो बोलते हैं लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन। क्या बोलते हैं, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन। ऑब्सोलेशन मतलब फैशन से आउट हो जाना किसी चीज का। ठीक है जी, और ओके सर। बताओ क्या हो सकता है। टाइम भी बीतता है ना, टाइम भी तो जाता है भाई, आप यस सर। 4 साल से यूज कर रहे हो, 5 साल से यूज कर रहे हो, तो टाइम भी बीतता है। सो व्हाट इज डेप्रिसिएशन? डेप्रिसिएशन is a fall in the value of fixed assets. डेप्रिसिएशन क्या है, डेप्रिसिएशन एक गिरावट है, एक कमी है। किसमें आने वाली कमी है ये आने वाली कमी है किसमें, इन द वैल्यू एसेट्स में, ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। फिक्स्ड एसेट्स। सो depreciation is a fall, depreciation is a fall in the value of fixed assets due to usage of asset, normal wear and tear, loss due to obsolescence and passage of time। ये समझ आ गया भाई कि डेप्रिसिएशन क्या है। डेप्रिसिएशन किसी फिक्स एसेट्स की वैल्यू में आने वाली कमी है। और ये कमी क्यों आती है, बोलो। क्योंकि एसेट को यूज किया जाता है, उसमें नॉर्मल वियर एंड टियर होता है, एक्सीडेंट हो सकता है, लॉस ड्यू टू ऑब्सोलेशन हो सकता है, फैशन से आउट हो सकती है, टाइम भी बीतता जाता है। इन सब वजह से एसेट की वैल्यू में जो कमी आती है, उसी को कहा जाता है क्या, डेप्रिसिएशन। क्या बोलते हैं इसको हम, डेप्रिसिएशन। समझ आई भाई बच्चों बात? यस बोलो। सर। इसका मतलब डेप्रिसिएशन बेसिकली एक फॉल है। क्या है डेप्रिसिएशन, फॉल। किसमें, इन बुक वैल्यू, इन द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट भी कौन सी, फिक्स्ड वाली, और फिक्स्ड वाली भी कौन सी, बोलो। टेंजिबल फिक्स्ड एसेट। टेंजिबल। टेंजिबल। दो होती है ना, टेंजिबल और इंटेंजिबल। इंटेंजिबल, है ना। हाँ जी अरे सर। बोलो। ओके, अब ये बताओ, ये फॉल परमानेंट होता है या कभी कभी होता है? सर जब सर तक मशीन रहेगी तब तक होगा। हाँ, होता रहेगा, कंटिन्यू नेचर का होता है ये। अरे बोलो हाँ या ना। हाँ यस जी सर। सर। यस सर। क्यों होता है, क्योंकि इफ्लेक्स ऑफ टाइम होता है, मतलब समय बीतता जाता है। अरे बोलो हाँ या ना। यस सर। यस यस सर। क्यों सर। होता है, क्योंकि नई टेक्नोलॉजी आने से पुरानी टेक्नोलॉजी ऑब्सोलेट हो जाती है। अरे है ना। यस सर। अच्छा ये यस बताओ, सर। डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है? सर डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट अकाउंट। हाँ, यानी मशीन पे लगा तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, यही होगी ना। यस सर। हाँ जी सर। पेन पे लगा तो क्या एंट्री होगी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट स्टेशनरी। टू पेन। स्टेशनरी पेन अकाउंट। या स्टेशनरी, ठीक है। ये पेन मैंने आज खूब घिस दिया, ये घिस दिया घिस दिया घिस दिया, हाँ घिस गया, टूट गया। अब ये बताओ मुझे, पैसा गया कुछ? नो सर। पैसा तो नहीं गया,
इसका मतलब ये जो खर्चा होता है, ये जो खर्चा होता है, ये कैश एक्सपेंसेस नहीं होता। ये वाला खर्चा कैश एक्सपेंसेस नहीं है। इसका मतलब डेप्रिसिएशन क्या है? डेप्रिसिएशन एक नॉन कैश एक्सपेंसेस होता है। क्या होता है डेप्रिसिएशन? एक नॉन कैश एक्सपेंसेस। ओके, ओके सर। चलिए और बात कर लेते हैं डेप्रिसिएशन के बारे में। हाँ भाई, अब डेप्रिसिएशन से आपका प्रॉफिट घटता है या बढ़ता है? बोलो। सर घटता है। सर घटता है। घटता है। घटता है। इसका मतलब इस खर्चे को हम प्रॉफिट एंड लॉस में से घटा देते हैं, जिसकी वजह से आपका जो प्रॉफिट है वो क्या हो जाता है? कम हो जाता है। अरे समझे कि नहीं समझे? अरे बोलो। यस सर। सर यस सर। चलो अब कुछ और बातें करते हैं। क्या ये जो हमारी फिक्स एसेट्स होती है, टेंजिबल होती है ये तो, जिसके ऊपर हम क्या लगा रहे हैं? क्या लगा रहे हैं भाई इसके ऊपर हम? डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन। इंटेंजिबल एसेट्स कौन सी होती है? सर गुडविल हो गया। सर और एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट कहां से हो गया भाई? एडवर्टाइजमेंट तो खर्चा है। सर सॉफ्टवेयर हो गए। हाँ, अच्छा कॉपीराइट हो चलो गया ये सर। बताओ। हाँ सर जिसकी कॉपीराइट, वेरिएबल वेरी गुड, वेरी। अपीयरेंस नहीं होती। हाँ वेरी गुड, बहुत बढ़िया। जैसे बच्चे ने बताया सॉफ्टवेयर हो गया कोई, और बताया कॉपीराइट हो गया। अच्छा, जो सॉफ्टवेयर आज आपने लॉन्च किया और उसको रजिस्टर्ड करवा लिया, उस सॉफ्टवेयर की वैल्यू भी घटती है क्या? नो सर। आपके Yes, sir. सॉफ्टवेयर जैसा Yes, कोई sir. दूसरा सॉफ्टवेयर मार्केट में आ गया, उससे एक बढ़िया आ साल गया बाद उससे। लेटेस्ट बढ़िया वाला, आपके सॉफ्टवेयर की वैल्यू बढ़ जाएगी या घट जाएगी? घट जाएगी। घट जाएगी। कम हो इसका जाएगी। हम मतलब ये कंटिन्यूस चेंज हुआ, करते रहेंगे। हाँ इसका मतलब ये हुआ कि भाई इंटेंजिबल फिक्स एसेट्स की वैल्यू में भी क्या आ सकती है? बोलो। डेप्रिसिएशन। Depreciation. कमी आ Depreciation. सकती है। लेकिन इंटेंजिबल एसेट्स में आने वाली इस कमी को हम डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, इसको हम बोलते हैं अमोर्टाइजेशन। क्या बोलते हैं? अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन। समझ में आया या नहीं आया? यस सर। ओके, और सर इसमें तो चलिए। सडनली आ जाती है ना। ओके, अब यहां एक और चीज सुनो। ये क्या लिख दिया मैंने? कॉल। क्या होता है कोल? कोयला। कोयला। कोयला स्टॉक। सर अच्छा ये बताओ, फ्यूल। कोयला कहां से निकलता है? खदानों से। सर जमीन में से। खदानों से। अब वहां से हमें लग रहा है भाई वहां बहुत कोयला है, 50 क्विंटल कोयला है मान, क्या 50 क्विंटल ही बाहर निकल जाता है? नो सर। नहीं। जब हम उसको निकालते हैं ना, कोल माइन से जब हम उसको एक्सट्रैक्ट करते हैं ना, तो क्या होता है? थोड़ी टूट फूट उसकी हो जाती है, कुछ हवा में टूट फूटने के बाद हवा में राख की तरह उड़ जाता है ना? तो ये जो कोयला होता है, जितनी हम इसकी वैल्यू मान के चलते हैं या जितनी हम इसकी क्वांटिटी मान के चलते हैं, उसमें भी एक्सट्रैक्शन करते हुए क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। समझ रहे हो बात को? ओ यस बच्चों, सर। उस कमी को डेप्रिसिएशन नहीं बोलते, उसको बोलते हैं डिप्लेशन। क्या सर। बोलते हैं? डिप्लेशन। डिप्लीशन। Depletion. समझ गए कि नहीं? यानी ये सिमिलर से टर्म है। डेप्रिसिएशन इज यूज्ड फॉर द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट। अमोर्टाइजेशन इज यूज्ड फॉर फॉल इन Intangible. वैल्यू ऑफ Intangible. और डिप्लेशन जो है वो
ऐसी वेस्टिंग एसेट्स से आता है जो कि एक्सट्रैक्शन करते हुए क्या हो जाती है, एग्जॉस्ट हो जाती है, उनको वेस्टिंग एसेट्स बोलते हैं। समझ गए कि नहीं? अरे बोलो। यस सर। ओके, अभी Yes, sir. मैंने क्या क्या बताया आपको? मैंने आपको डेप्रिसिएशन की डेफिनेशन बताई, फिर मैंने आपको बताया कि डेप्रिसिएशन में क्या क्या खासियत है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, फिर मैंने आपको डेप्रिसिएशन से रिलेटेड 2 टर्म और बताए। ठीक, अच्छा, डेप्रिसिएशन के कॉजेज भी मैंने आपको बता दिए हैं। देखिए क्या क्या कारण हैं: यूसेज ऑफ एसेट, नॉर्मल वियर एंड टियर, एक्सीडेंट, ऑब्सोलेशन और पासेज ऑफ टाइम। अरे समझे कि नहीं समझे? Yes, sir. अच्छा, क्वेश्चन ये अराइज होता है कि डेप्रिसिएशन लगाते काय को है, क्यों डेप्रिसिएशन लगाया जाता है? बताओ, कौन बताएगा आप में से? क्यों लगाऊं मैं अपनी एसेट पे डेप्रिसिएशन? अपनी एसेट की वैल्यू में घटा के क्यों दिखाऊं? मैं तो एक बिजनेसमैन हूं, क्यों घटाऊं मैं? क्यों डेप्रिसिएशन लगाऊं मैं? बताओ। बोलो। Sir, सर गुडविल के लिए। इससे गुडविल थोड़ी बढ़ेगी मेरी। सर अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे हम्म तो बैलेंस शीट पे वही वाला अमाउंट शो होगा जिस जिस अमाउंट से हमने खरीदी थी, हम्म तो अच्छी तरह से प्रॉफिट शो नहीं हो पाएगा हमारा। ओके, यानी इनकी बात से 2 चीजें मुझे पता चली। वो 2 चीजें क्या है कि अगर मैं डेप्रिसिएशन नहीं लगाऊंगा, मैंने आज एक कार खरीदी 5 लाख की, मैं उस पर डेप्रिसिएशन नहीं लगा रहा, तो वो 3 साल बाद भी कितने की दिखाई देगी बैलेंस शीट में? 5 लाख की। क्या वो उसकी 5 लाख की। रियल वैल्यू है नो 3 सर। साल नो बाद? सर। नहीं। नो सर। इसका मतलब अगर हम डेप्रिसिएशन नहीं लगाते तो बैलेंस शीट में हमारी एसेट की ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो नहीं हो पाती। सो to show the true and fair value of our fixed asset, we have to charge the depreciation. Is that clear? अरे समझ गए कि नहीं बच्चों? आवाज नहीं आई क्या? यस सर। तो यस नो कुछ तो बोला करो। हाँ भाई अरसलान जी, आज आप आ गए क्लास में? अरसलान देव क्लास में आ गए हो आज? आवाज नहीं आ रही भाई मुझे बच्चों। अरसलान, देव, देखो कुछ नहीं बताएंगे ये बालक, क्योंकि 9:21 पे इन्होंने ज्वाइन किया। कुछ बालक तो 9:30 पे ज्वाइन करेंगे सर और मेरी फिर मीटिंग लेफ्ट कहेंगे, हो गई थी। हाँ कोई बात नहीं, सर वो तो अभी पता है। कुछ बालक 9:30 पे ज्वाइन करेंगे और बाद में कहेंगे हमें ये चीज आती नहीं है। कहां से आएगी तुम्हें यार? सिंसियरिटी नहीं है। रुखसार आ गई क्लास में आज? हाँ रुखसार, हो बेटा क्लास में? अभी भी देखो 13 बच्चे हमारी क्लास में नहीं है आज। 13 नहीं, 14, 14 स्टूडेंट्स नहीं है क्लास में। क्या करें इनका? पेरेंट्स से कितनी बात कर लो, पेरेंट्स ही जानबूझ करके इन बच्चों को बिगाड़ रहे हैं, अपने बच्चों को शह दे रहे हैं। वही ना, एक बार चोरी करते हुए अगर पेरेंट्स डांट देना तो बच्चा हमेशा के लिए सतर्क हो जाता है कि हाँ मुझे ये गलत काम नहीं करना। अब बच्चे यहाँ कर क्या रहे हैं? क्लास के टाइम पे क्लास में नहीं आ रहे, पेरेंट्स कुछ बोल नहीं रहा तो चोरी करना ही तो सिखा रहे हैं। एक बच्चे की प्रॉब्लम हो सकती है, 2 की प्रॉब्लम हो सकती है, अरे 12-12, 13-13 बच्चों की प्रॉब्लम थोड़ी होती है। बिगाड़ लेंगे पेरेंट्स, बाद में भुगतेंगे, फिर कहेंगे हमारे बच्चे तो ऐसे निकल गए, हमारे बच्चे तो अच्छे मार्क्स लाए ही नहीं, फिर रोते रहेंगे सबके आगे। अभी अपने बच्चों पे ध्यान दे नहीं रहे हैं
कि क्या सिखा रहे हैं हम अपने बच्चों को। चलो ठीक है, हमें तो पढ़ाना है भाई, हम तो पढ़ाएंगे। हाँ, तो अगर हम एसेट पर डेप्रिसिएशन नहीं लगाएंगे तो इससे हमारी एसेट्स की ट्रू एंड फेयर वैल्यू शो नहीं होगी। सो टू शो द ट्रू एंड फेयर वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट्स वी हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। इतना क्लियर? और रेस्पॉन्ड क्या Yes, sir. करो पूछने के बाद। हाँ भाई। Yes, sir. दूसरी बात तो एक और हो सकती है कि अगर मैंने अभी नॉर्मल एग्जांपल लिया कार का, आप अपने बिजनेस में उस कार को चलाए जा रहे हो, अरे भाई उस कार को चलाने में खर्चा हो रहा होगा या नहीं हो रहा होगा? Yes, sir. पेट्रोल लग रहा होगा। आपने एक छोटा सा टेम्पो खरीदा रॉ मटेरियल को लेके आने के लिए। रॉ मटेरियल लाके आप प्रोडक्शन करोगे तो उसमें खर्चा हो रहा है या नहीं हो रहा? वो चल तो रहा है, और चलेगा तो थोड़ी टूट फूट भी होगी। तो क्या उस टूट फूट की वैल्यू को आप कंसिडर नहीं करेंगे? करेंगे। सो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाओगे तो आप सही कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को कैलकुलेट कर पाओगे। सो टू डिटरमाइन द actual value of cost of production you have to charge the depreciation. Okay? इसके अलावा Yes, sir. जब आप कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को ही नहीं दिखा रहे थे, है ना, आप वो जो एसेट आपकी चल रही है वो कहीं से टूट रही है, फूट रही है, वो आउट हो गई फैशन से, उसकी वैल्यू घट रही है, अगर आप उसको सही दिखाओगे ही नहीं, उस डेप्रिसिएशन नामक खर्चे को आप दिखाओगे ही नहीं, तो फिर आप अपने ट्रू प्रॉफिट एंड लॉस को, करेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस को शो ही नहीं कर पाओगे। सो टू शो द करेक्ट प्रॉफिट और लॉस यू हैव टू चार्ज द डेप्रिसिएशन। ठीक है बच्चों? Yes, sir. एक और बात, यस सर। आपने एसेट खरीदी अभी 5 लाख की, 4 साल बाद वो 5 लाख की दिखाए जाओगे। अब 4 साल बाद अगर आपको वही एसेट दोबारा से खरीदनी पड़ी पुरानी बेच करके, तो क्या पुरानी उतने में बिक जाएगी? No, sir. नहीं बिक पाएगी। तो फिर नई कैसे खरीदी जाए? तो आपको क्या करना चाहिए भाई? आपको लगता है आपने जो मशीन खरीदी है उसकी वैल्यू, उसकी लाइफ 5 साल है, तो 5 साल बाद लेनी पड़ेगी कि नहीं लेनी पड़ेगी? वो Yes, sir. उसकी वैल्यू 1 लाख है, आज आपने 1 लाख में खरीदी, 5 साल उसकी लाइफ है, तो हर साल आपको कुछ ना कुछ क्या करना पड़ेगा? फंड बनाना पड़ेगा। कितना भाई? 5 साल में 1 लाख की एसेट खत्म हो जाएगी, इसका मतलब हर साल आपको 20 हजार का फंड जो है वो क्रिएट करना पड़ेगा, प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो ये आपको कैसे पता चलेगा? डेप्रिसिएशन लगाने से। तो अगर आप डेप्रिसिएशन लगाते हो, डेप्रिसिएशन के बारे में सोचते हो, तो आप फंड प्रोवाइड कर सकते हो टू रिप्लेस योर एसेट। समझ में आ गई बात? अरे बोलो। हाँ जी सर। नेक्स्ट। सर एक और बार बताना। हाँ अभी बता देंगे, नेक्स्ट वाला समझो पहले। देखो हमारा जो कानून है, जो हमारा इनकम टैक्स है, वो कहता है कि एसेट की वैल्यू पर डेप्रिसिएशन लगाओ ताकि सही प्रॉफिट आए और सही टैक्स लगाया जा सके। ठीक है? सो उस रूल को मानने के लिए भी, उस लीगल प्रोविजन को कंप्लाई करने के लिए भी कंपनियां क्या लगाती हैं? डेप्रिसिएशन लगाती हैं। तो देखो क्या ऑब्जेक्टिव है, क्यों हम लोग डेप्रिसिएशन लगाते हैं, फिर से सुनिए। करेक्ट प्रॉफिट या लॉस को डिटरमाइन करने के लिए, एसेट्स की वैल्यू को बिल्कुल सही ट्रू एंड फेयर वैल्यू पर शो करने के लिए, अपनी रियल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जानने के लिए, हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी एसेट को रिप्लेस करने के लिए। फिर से सुन लो आप इसको। आपने एक टेम्पो खरीदा छोटा सा, 5 लाख का खरीदा है, उसकी जिंदगी है 10 साल ही चलेगा वो।
10 साल बाद वो कबाड़ा हो जाएगा, तो कबाड़े में कुछ तो बिकेगा वो। मान लो वो 1 लाख में बिक जाएगा कबाड़े में, तो 5 लाख या 6 लाख का उस समय आएगा, वो 5 लाख का ही मान लेते हैं अगर उस समय आएगा नया भी, तो भैया 1 लाख तो आपके पास होगा, 4 लाख तो और लाना पड़ेगा ना कहीं से। तो अगर वो 10 साल चल रहा है तो आप हर साल 40 हजार का डेप्रिसिएशन लगाओ और उतना ही फंड बनाते रहो। आप दिखाओ अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि भाई हमारी एसेट ये जो है टेम्पो हर साल 40 हजार रुपए की इसकी वैल्यू जो है वो कम हो जाती है, और उतना ही पैसा आप प्रॉफिट में से निकाल के अलग से प्रोविजन बना लो ताकि फ्यूचर में आपके पास फंड हो सके। समझ आई बात? यानी हम डैप लगाएंगे, किस लिए लगाएंगे? डैप लगा के क्या पता चलेगा कि कितने फंड की जरूरत पड़ेगी फ्यूचर में रिप्लेसमेंट करने के लिए। समझ आ गया अब? अरे बोलो, किसने पूछा था ये? यस सर, आगे। यस सर। नहीं पड़ेगा। ठीक, अच्छा, एक और चीज अभी अभी हमने डिस्कस कर ली। क्या डिस्कस कर ली? आज आप किसी एसेट को परचेज कर रहे हो बच्चों, ठीक है? जिस एसेट को आप आज परचेज कर रहे हो उसी एसेट पर, उसी वैल्यू पर अपनी इस एसेट को शो करोगे। मैं यहां पूछ ही लेता हूं आप लोगों से, अच्छा लगेगा मुझे। कौन बताएगा? यही बताएगा, पीयूष। पीयूष, यस सर। आज आपने एक एसेट 5 लाख रुपए की खरीदी, 5 लाख की खरीद लिया आपने, लेकिन मार्केट में उसकी वैल्यू 6.5 लाख चल रही है। आपने पता नहीं कैसे खरीद ली, 5 लाख में खरीद ली। अच्छा। तो आप 6.5 लाख में दिखाओगे अपनी एसेट को या 5 लाख में? सर 6.5 अपने में मार्केट 6.5 में। ओके, ठीक है, बहुत बढ़िया बेटा। आपको मिलता है 1 में से 0 बटा सन्नाटा। ठीक है, इसका मतलब ना तो आपको अभी तक कोई चीज समझ में आई और ना ही एक हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था। कशिश बताएगी इस कॉन्सेप्ट को। कशिश, कशिश, यस कशिश, सर। ये कितने में दिखाएंगे एसेट को? 5 लाख में या 6.5 लाख में? हमने 5 लाख की खरीदी है लेकिन मार्केट में वैल्यू उसकी 6.5 लाख है। कितने पे दिखाऊं? सर 5 लाख में दिखाएंगे, एक्यूरेट क्यों? वैल्यू दिखाते हैं क्योंकि कौन सा सर क्योंकि कॉन्सेप्ट हमें कहता है? कौन सा प्रिंसिपल या कौन सा कॉन्सेप्ट या कौन सी कन्वेंशन कहती है ये? एक सर कॉन्सेप्ट ट्रू था ना वैल्यू। इसका। ट्रू वैल्यू का तो कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। आदित्य बताएगा, राठौर। रियल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। रियल कॉस्ट नाम का भी कोई कॉन्सेप्ट नहीं था। निखिल बताएगा। सर हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। वेरी गुड, हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट। अनुभव बताएगा, अनुभव ने हैंड रेज किया था। अनुभव, हिस्टोरिकल सर कॉस्ट कॉन्सेप्ट को हिस्टोरिकल कॉस्ट एक्सप्लेन करो। कॉन्सेप्ट। एक्सप्लेन करो बेटा इसको। सर जो भी हमारी मार्केट वैल्यू होती है सर हम उसके अकॉर्डिंग शो करते हैं। और सर अरे जो भाई, अरे सर भाई रुक जा, अरे रुक जा, अरे रुक जा, रुक जा, सारा गुड़ गोबर कर दिया। मार्केट वैल्यू बोल के सारा ही काम खत्म कर दिया तुमने तो। नो सर, सर एक्चुअल वैल्यू सर जिसपे हमने खरीदा था। हाँ, यानी मार्केट में कोई भी वैल्यू उसकी चल रही हो, लेकिन हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि आपको यू हैव टू शो दैट वैल्यू इन योर बुक्स ऑफ अकाउंट ऑन विच यू हैव परचेज दी एसेट। आपके लिए तो वही कॉस्ट है। समझ में आई बात? अरे बोलो हाँ या ना। यस। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट पर आपको अपनी एसेट को शो करना होता है। अब मुझे ये बताएगा, अनुभव ही बताएगा
अनुभव अपने अनुभव से बताएगा कि हिस्टोरिकल कॉस्ट में क्या क्या चीजें ऐड की जा सकती है। बताओ, सबसे पहले मैं लिख देता हूं परचेज प्राइस, और बताओ अनुभव, यस सर। क्या क्या ऐड हो सकता है और इसमें? सर एक्सपेंसेस जो सर हमने उस टाइम परचेज पे सर गुड गुड। परचेज करते वक्त सर यानी जो हमारे को अगर आप उस एसेट को खरीद के ला रहे हो, उसका कोई भाड़ा वाड़ा आपने देना पड़ा, या इंस्टॉलेशन का कोई खर्चा आपको देना पड़ा, है ना, यस सर। या कुछ और आपको पेमेंट करनी पड़ी, वो सारी की सारी जो है एसेट की वैल्यू में जोड़ दी जाती है। अरे समझ में आ गई बात? यस सर। यस सर। तो एसेट को वर्किंग कंडीशन में लाने के लिए, अपने यहाँ इंस्टॉल कराने के लिए जो भी खर्चा किया जाता है, जिससे एसेट की वैल्यू जो है वो बढ़ जाती है, उसको हम क्या कर देते हैं, एसेट की वैल्यू में ही ऐड कर देते हैं। नई एसेट को खरीद के लाए, उसके लिए कोई वेजेस पे किया, इंस्टॉल कराने के लिए उसको भी जोड़ देते हैं। तो ये सब मिल करके क्या बन जाती है, क्या, हिस्टोरिकल कॉस्ट। अरे ठीक है, हाँ अरे जी सर। बोलो। आपने एक इन्वर्टर खरीदा, एक इन्वर्टर क्या, मैं इन्वर्टर की बैटरी के लिए पूछने गया था, मुझे लगा मेरे यहाँ इन्वर्टर की बैटरी जो है वो खराब हो गई, तो मैं बैटरी वाले के पास पूछने के लिए गया। मैंने उससे पूछा बैटरी कितने की, उसने कहा 10,000 की। मैंने कहा इसकी लाइफ कितनी है? कहने लगा इसकी लाइफ सर 2 साल है। मैंने कहा 2 साल, 2 साल चलेगी? कह रहे हाँ, और क्या, 2 साल बेकार हो जाती है। मैंने कहा अच्छा, इसका मतलब उसने मुझे क्या बताई कि ये जो बैटरी है इसकी लाइफ कितनी है। क्या बताया उसने मुझे, इसकी लाइफ। क्या ये बैटरी 2 ही साल चलेगी, या ज्यादा भी चल सकती है, या कम भी ज्यादा भी चल चल सकती है, सकती है? कम भी। हाँ, तो उसने मुझे क्या बताई, उसने मुझे बताई इसकी एस्टिमेटेड लाइफ। क्या बताया उसने मुझे, इसकी अनुमानित जिंदगी। ठीक है, जैसे बाइक आप खरीदते हो, कार आप खरीदते हो, बताओ इनकी एस्टिमेटेड लाइफ कितने साल है? 15 साल। 15 साल। 15 साल बाद ये रोड पे चलेंगी भी नहीं, इनका रजिस्ट्रेशन भी 15 साल के लिए ही होता है ना। सो ये क्या है, ये एसेट की अनुमानित जिंदगी होती है, जिसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड और यूजफुल लाइफ ऑफ द एसेट। समझ आ गई बात? अरे बोलो। यस सर। अब सुनना एक और बात, मेरे पास CBZ एक्सट्रीम है, मैंने उसको 72,000 में खरीदा था, 2009 में खरीदा था, उसकी जिंदगी 15 साल की है ना? कब तक चलेगी ये? जल्दी 2024 बताओ। तक। 2024 2024 नवंबर तक, नवंबर में खरीदी थी मैंने। ठीक है, अब ये बताओ, ये जो मेरी बाइक है ना बच्चों, चलती बहुत कम है, अभी 11-12 साल में ये 10-15 हजार किलोमीटर ही चली है। इसका मतलब देखने में अभी भी नई सी लगती है, तो क्या 2024 में ये कबाड़ा दिखने लगेगी? नो नहीं। सर, हो नो सकता है सर। तो कोई अगर एक्सीडेंट मैं होना इसे हो तो ठीक है। अभी अभी 2021 में या 22 में या 23 में या चलो 24 में अगर मैं इसको बेचूंगा तो क्या नहीं बिकेगी? बिक जाएगी सर, बिक जाएगी। कूड़े के रेट में। मान लो नहीं बिकेगी, जिसको रोड पे चलानी है वो तो खरीदेगा नहीं, है ना? कोई गांव वाँव में चलाना चाहता होगा तो खरीद सकता है। कितने में बिक जाएगी? सर 6-7 हजार में। कितने में बिक जाएगी? भाई 72,000 की खरीदी थी, कितने में बिक जाएगी? शायद 6-7 हजार में। चलो भाई 5,000 मान लू। यस सर। यस सर।
यानी तब तो ये मान लो ये कबाड़ा हुई तो नहीं, लेकिन माना कबाड़ा ही जाएगा इसको, क्योंकि आप इसको रोड पे नहीं चला सकते अकॉर्डिंग टू लॉ, है ना? अरे बोलो। यस सर। यस सर। ओके, तो इसको हम बोलते हैं एस्टिमेटेड स्क्रैप वैल्यू या रेजिडुअल वैल्यू या फिर स्क्रैप वैल्यू, कबाड़े की कीमत। कुछ कंपनियां तो खुद ही बता देती कि भाई इसकी लाइफ इतने साल है और उसके बाद अगर आप इसको बेचोगे तो 2-4 हजार रुपए में ही बिकेगी। तो ये क्या हो गई भाई, स्क्रैप वैल्यू या फिर एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू। समझ आ गया इतना? यस सर। ओके, तो इतनी बात आपको आज समझ में आ गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है, इतनी बात समझ में आ गई तो अब हम पढ़ेंगे। देखो आज हमने क्या क्या पढ़ लिया। पहले हमने पढ़ लिया डेप्रिसिएशन का मीनिंग, उसकी फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं ये पढ़ लिया, किस पर लगता है ये पढ़ लिया, उसके ऑब्जेक्टिव क्या है ये पढ़ लिया, यानी क्यों लगाते हैं डेप्रिसिएशन ये पढ़ लिया, और कुछ टर्म्स पढ़ लिए डेप्रिसिएशन से रिलेटेड, जैसे डेप्रिसिएशन, डिप्लेशन, अमोर्टाइजेशन, ये पढ़ लिया। और कुछ रिलेटेड टर्म पढ़े, क्या हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या है, एस्टिमेटेड वैल्यू क्या होती है, एस्टिमेटेड रेजिडुअल वैल्यू या स्क्रैप वैल्यू क्या होती है। समझ आया? अरे बोलो। हाँ जी सर। हाँ जी सर। अब यहां ध्यान से सुनो। मैंने एसेट खरीदी साल के शुरू में 1 लाख की, साल के अंत में मुझे लगा इसकी वैल्यू 10,000 कम हो गई, तो साल के अंत में इसकी वैल्यू कितनी आई? 90,000। इस वैल्यू को बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम? रिटन डाउन वैल्यू। इतना समझ में आया या नहीं आया? सर अरे एक और बोलो। बार बताना सर। फिर से बता देता हूं। हाँ भाई, मैंने कहा मैंने ये एसेट खरीदी थी 1 लाख में, ये इसकी क्या हो गई? ओरिजिनल कॉस्ट। कॉस्ट हो बोलो गई। हाँ या ना? अरे बोलो। यस सर। मैंने इस पर लगा दिया 10,000 का डेप्रीशिएशन, तो आज घट के इसकी वैल्यू कितनी आ गई? आज बुक में इसकी वैल्यू कितनी लिखी हुई है? अरे बोलो। 90,000। इसको बोलते हैं रिटन डाउन वैल्यू या बुक वैल्यू। अरे बोलो, समझ रहे हो या नहीं? समझ में आ रही है बात या नहीं? यस सर। यस सर। सबको क्लियर? यस सर। ओके, तो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, आज नहीं। क्या पढ़ेंगे? मेथड पढ़ेंगे डेप्रिशिएशन